हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं सैंपल पेपर 1 का सेक्शन बी को लेकर के, जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस, है ना। क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट है सीबीएसई के या फिर जो भी बोर्ड के हैं जिनका एग्जाम आने वाला है ना, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो मैंने डिस्कस किया था सेक्शन ए, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी दैट इज इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर क्या होगा वो भी साथ में डील करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका था, वो जो सेक्शन ए में था। अब ये क्वेश्चन नंबर 18, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है ना। कहता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस स्टैग्नेशन ड्यू टू। देखिए आपको पता होगा ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था, आउटपुट का जो ग्रोथ था वो काफी कम था, काफी स्लो ग्रो हो रहा था। रीजन क्या है? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट? नहीं, ये इससे एग्रीकल्चर को क्या मतलब था, वैसा कुछ नहीं था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ? नहीं, ये भी एग्रीकल्चर के रिस्पॉन्सिबल। लैंड सेटलमेंट? बिल्कुल। इंडिया में क्या था ना, ये जमींदारी सिस्टम चलता था, ठीक है। और जमींदारी सिस्टम में जो क्या होता था, जो जमींदार लोग होते थे वो जितना चाहे उतना वसूल करते थे फ्रॉम द टिलर ऑफ द सोइल, मतलब फार्मर से। जबकि उन जमींदारों को एक फिक्स अमाउंट ही देना होता था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। बट वो लोग क्या करते थे, फार्मर से जितना चाहे उतना वसूलते थे, जिसके कारण जो फार्मर थे उसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, खराब हो गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? लैंड सेटलमेंट होगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का ए में है, कहता इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू। कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज जो था, देखा जाए तो उसमें मेनली वीट और राइस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वीट एंड राइस का प्रोडक्शन काफी राइज किया, बाकी चीजें जौ बाजरा हो गया, कॉटन जूट हो गया, कैरल्स पल्स हो गया, इन सब का जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था उतना, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या? वीट एंड राइस। क्लियर है? आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के दौर में आया था, लगभग 66 से 70 के बीच का समय जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था, ठीक है। चलिए 19B कहता है इज नॉन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग लाया गया, उनके आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? उन्हें पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो काफी बाद में आए थे, है ना। ये जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, उस समय इंडिया के फिनांस मिनिस्टर थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उस समय प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक प्लानिंग आया तो उसका जो आर्किटेक्ट थे वो पीसी महालनोबिस थे। उन्होंने ही डिसाइड बताया था, मॉडल तैयार किया था किस प्रकार से कैसे कैसे डेवलपमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 का ए नंबर, कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1950s। नहीं, गलत है। ये जो हमारा रिवॉल्यूशन था ये 1966 से 76 तक चला था, ठीक है। चाइना में आया था, एक प्रकार का पॉलिटिकल मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था ये, ठीक है। नेक्स्ट था चाइनाज ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बिल्कुल अभी के समय में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मतलब चाइना में, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो अभी भी वहां पर देखा जाए, ठीक है। तो इतना ज्यादा ग्रोथ जो चाइना का है वो एक्चुअली में अगर बोला जाए तो हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा, वहां एफडीआई का इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा, ठीक है। तो ये एक मेन रीजन रहा है इतना फास्टर ग्रोथ का, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है हमारा, स्टेटमेंट 2 जो है ये ट्रू है।
तो क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का ही बी नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियस सी बात है भाई, चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से बेटर है। पाकिस्तान इज बिहाइंड इंडिया इन एचडीआई रैंकिंग, बिल्कुल ये भी सही है। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान, नहीं, कहां से, वहां कोई ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ये चाइना अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर सी होगा। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर है इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, बिल्कुल 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो हमें पूछा गलत स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड इवेल्युएट्स पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स, है ना, जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, है ना, उनके नीड को फुलफिल, मतलब फिनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, कौन सा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, तो भाई वो सीधा सीधी आंसर है नाबार्ड। ठीक है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1982 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन हमारे पास दिया हुआ है। असर्शन कहता है ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही था ये। ठीक है, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि 1980s के समय में अगर देखा जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था ना वो इंडिया से ज्यादा था। ठीक है, पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर विथ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये भी रीजन ये सही है, स्टेटमेंट जो है ए और आर सही है, लेकिन रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। पाकिस्तान इसलिए इंडिया से ज्यादा तेजी से ग्रो किया था 1980s में, क्योंकि पाकिस्तान क्लोज इकोनॉमी नहीं था, इंडिया क्लोज इकोनॉमी था। ठीक है, तो रीजन जो है करेक्ट नहीं है, रीजन स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो बोथ द असर्शन, ऑप्शन में बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई which of the following are associated with the problem of human capital formation in India। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन, ब्रेन ड्रेन, बिल्कुल, जो बहुत अच्छा ब्रिलियंट माइंड के जो लोग हैं हमारे देश में, हमेशा ब्रिलियंट माइंड के लोग आते ही रहते हैं। ठीक है, अब उन्हें किसी दूसरे देश में की कंपनी ने अच्छा पैकेज दे दिया जितना इंडिया में नहीं मिल रहा उससे ज्यादा, तो वहां चल जाते, तो इससे क्या होता है, ब्रेन का ड्रेन हो गया ना, हमारा जो ब्रेन जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता था वो ब्रेन अब अदर कंट्री चला गया। ठीक है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, बिल्कुल एकेडमिक स्टैंडर्ड भी इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में तो खंड नंबर 1 हम लोग हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना प्रॉब्लम्स होगा, हर किसी को हेल्थ फैसिलिटीज देना, एजुकेशन फैसिलिटीज देना। चेंज इन सोशल आउटलुक, नहीं, सोशल आउटलुक में चेंजेस से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर वैसा कोई खास असर नहीं पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड और राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी हैव लेड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो इन चाइना। बिल्कुल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो चाइना लाया उसके कारण वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1980। नहीं, फॉल्स है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में आया था चाइना में। ठीक है, 1981 में नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या फंक्शंस हैं और इसमें से कौन सा गलत है। सप्लाइज रिसोर्सेज, बिल्कुल रिसोर्स सप्लाई करता है। एसिमेंट वेस्टेज, हाँ वेस्टेज को खत्म करता है, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर लेता है। लैंड डिग्रेडेशन, नहीं, लैंड डिग्रेडेशन के लिए हम ह्यूमन जिम्मेवार हैं, ठीक है, हम लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट्री डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये इन्वायरमेंट का फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देखिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, है ना, क्या, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर किसका, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो यहां कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, क्या है, टोटल वर्कर्स डिवाइड टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, 5-year प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन द ईयर 1956, नहीं फॉल्स है, क्योंकि 1953 से वहां पे जो है 5-year प्लान अप्लाई हुआ था। बोथ इंडिया एंड चाइना एडॉप्टेड सोशलिस्टिक इकोनॉमी मॉडल फॉलोइंग यूएसएसआर, नहीं ये भी फॉल्स है। इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी, चाइना ने अडॉप्ट किया सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, एक प्रकार कम्युनिस्ट इकोनॉमी है उसका, तो स्टेटमेंट तो दोनों ही फॉल्स हुए हमारे, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन, इसके पहले सब 1 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का है, कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुअर। देखिए अगर मैं बात करूं माइक्रो क्रेडिट सिस्टम का, इससे पुअर लोगों को, फार्मर्स को खास करके काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो फिनेंस होते हैं, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है, इसका मोटिव ही होता है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लोअर डॉक्यूमेंटेशन पे लोन प्रोवाइड करना, जिसको जब नीड पड़े, ठीक है। क्या होता है, फार्मर्स वगैरह ग्रुप बना के रखते हैं, जो पुअर क्लास के लोग, रूरल एरियाज के लोग होते हैं, वो लोग ग्रुप बना के रखते हैं, सब लोग कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं, नीड हुआ, जिसको नीड है वो उसको ले सकता है विथ अ वेरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा शॉर्ट में, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम का मतलब होता है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे जो लोन रिक्वायरमेंट होता है पुअर क्लास के लोगों को, फार्मर्स को, ये उसे फुलफिल करता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फुलफिल करता है, और जो व्यक्ति पैसा लेता है वो उस अमाउंट को रिटर्न कर सकता है इन इंस्टॉलमेंट में रिटर्न कर सकता है, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो बिल्कुल क्या है, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम जो है ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, जो पुअर क्लास के लोग हैं उन लोगों का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को दूर करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया मोर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर एंगेज्ड इन वर्क। कहता है रूरल एरियाज इंडिया के, वहां बहुत सारे लोग, ज्यादा मेंबर, एक फैमिली के ज्यादातर मेंबर वर्क में लगे हुए होते हैं, येट दी ग्रोस इनकम ऑफ द फैमिली जनरली लो, फिर भी फैमिली का जो इनकम है वो कम है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड इन द अबव स्टेटमेंट। किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है ये, इसको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिसगाइज्ड या फिर हिडन इन अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। याद रखिएगा रूरल एरियाज में क्या होते हैं, फैमिली का अधिकतर मेंबर काम में लगा हुआ है, ठीक है, जबकि उसमें से 2-4 को हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2-3 व्यक्ति को अगर वो दूसरा काम करता तो ऑब्वियस सी बात है इनकम, फैमिली का इनकम बढ़ता ना, ठीक है। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, क्लियर। नेक्स्ट कहता है कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इंडिया का 1980-90 में 5.7% था, जबकि चाइना का 10.3। बताइए 1980-90 के समय में चाइना डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था, जिस समय अच्छे अच्छे डेवलप्ड इकोनॉमी 4%, 5% के लिए तरस रहे थे, ठीक है।
2015-17 में इंडिया का ग्रोथ रेट चाइना से बढ़ गया। क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, चाइना काफी, मतलब 1980 के समय में चाइना काफी रैपिडली ग्रो कर रहा था, अब थोड़ा सा कम कर रहा है बट अभी भी ग्रो कर रहा है वो। इंडिया रिमार्केबल ग्रोथ दे रहा है और अभी ऐसा समय आ गया कि चाइना से भी वो आगे चला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहता है 31 का ए नंबर 1 है, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है उसका ऑनरशिप प्राइवेट पर्सन के हाथ में सौंप देना। ठीक है, मतलब उसको सेल कर देना, है ना, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर? ये हो गया प्राइवेटाइजेशन, है ना। फिर है इसी में दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। कमेंट। देखिए, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आया था इंडिया में, ठीक है, तो मेजर फोकस इसमें क्या किया गया? इसमें मेजर फोकस किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब लिबरलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, ग्लोबलाइज करें। ठीक है, इन सब चीजों पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, बट एग्रीकल्चर को जितनी नीड थी उतनी फोकस उस पर नहीं की गई, तो उसके कारण एडवर्स इफेक्ट उस पर पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है 31 का क्वेश्चन नंबर बी है ना। ये 30 क्या है? 31 का, हाँ 31 का ए नंबर में 2 क्वेश्चन था, 31 का बी है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों कर रहे थे वो? मतलब रेलवे को मतलब एक्सपेंड कर रहे थे, रोड को, ट्रांसपोर्ट को, ये सब कर रहे थे ना, क्यों? देखिए, वो अपने मोटिव से कर रहे थे। पोर्ट को इसलिए डेवलप कर रहे थे ताकि ब्रिटेन में बना हुआ फिनिश्ड गुड्स वो इंडिया में ला सके, है ना, और इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर के अपना देश जा सके। रेलवे इसलिए डेवलप कर रहा था ताकि जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स आया है उसको इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाया जा सके, और जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजता था ब्रिटिशर्स, ठीक है, इंडिया से, वो अलग अलग जगह, इंडिया के तो अलग अलग जगह पे मिलता था, वहां से रॉ मटेरियल ला करके वो अपना देश में भेज सके। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के पीछे सिर्फ सेल्फ मोटिव था उसका अपना। नेक्स्ट है, स्टेट द वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला है, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल ट्रू है। देखिए, जब ह्यूमन रिसोर्स पे, लोगों पे खर्च किया जाए, मतलब एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च किया जाए, ठीक है, तो उसके कारण प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो इनोवेटिव आइडियाज आएगा उसके अंदर, तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ एक व्यक्ति अगर हेल्दी है तो काम, वो वर्किंग पावर जो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, ज्यादा देर तक काम कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज फॉर लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये फॉल्स है। अरे भाई, अगर पॉपुलेशन राइज कर रहा है कंटिन्यूअसली तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो क्वालिटी होगा कम होगा, क्योंकि जितने पॉपुलेशन है सबके एजुकेशन पे खर्च नहीं किया जा सकता है, सबका हेल्थ बेटर किया नहीं जा सकता है, प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 33 का ए, डिफाइन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, मतलब एक चीज नहीं, कई अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एक काम से दूसरे काम की ओर देखना। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ व्हीट, राइस ये सब प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, अगर अब क्या किया गया कि देखा कि हर सीजन में अच्छा तो नहीं रहता ना ये सब चीजें, हर समय तो नहीं काम कीजिएगा ना, तो लोग दिमाग लगाए चलो फिशरी का भी काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर का भी काम करते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी यूज में लाते हैं। ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मल्टीपल क्रॉप्स एज वेल एज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, उसमें काम करना। ठीक है, फिर स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है ना, कि जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज ना किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होता है, क्योंकि आने वाले जनरेशन के लिए कम नहीं पड़ता है, मतलब लैंड वगैरह खराब नहीं होता। क्योंकि देखिए
केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करने से सोइल की जो फर्टिलिटी वो घट जाती है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो प्रॉब्लम है ना, वहां पे ये प्रॉब्लम दूर कर सकता है ना, कौन? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनिमल मैन्योर वगैरह का यूज होता है, कंपोस्ट वगैरह। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक प्रकार से मतलब हेल्थ भी लोगों का अच्छा रहता है ना, और आने वाले जनरेशन के लिए सोइल वगैरह, लैंड वगैरह बंजर नहीं होता है, अच्छा प्रोडक्टिव बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी में, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वीमेन एजुकेशन। देखिए कहा जाता है ना, जब तक वीमेन एजुकेटेड ना हो, जब तक वीमेन का डेवलपमेंट ना हो, तब तक कंट्री डेवलप नहीं कर सकता है। ठीक है, और इंडिया जब आजाद हुआ था उसमें देखा गया था मात्र लगभग 7% फीमेल पढ़े लिखे थे, मतलब लिटरेट थे, 93% वाट इलिटरेट। बहुत जरूरी है कि वीमेन को भी एजुकेशन मिले, क्योंकि जब वीमेन एजुकेटेड रहेंगे, ठीक है, तो अब सी बात है वो बहुत सारे वर्क, मतलब प्रोडक्टिव वर्क में वो हाथ बटा सकते हैं सबके साथ। ठीक है, उनके अंदर भी काम करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं, कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैमिली के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीमेन एजुकेशन जरूरी है इंडिया में। ठीक है, और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी जो यूनिवर्सल लेवल ऑफ एजुकेशन होता है वो तो नहीं मिला है ना, हर वीमेन पढ़ी लिखी तो नहीं है ना, तो पढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विद एग्जांपल। देखिए एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है ना, मतलब जो भी चीजें हम ह्यूमन के कारण जो भी वेस्टेज वगैरह आता है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट। ठीक है, तब मतलब क्या कहते हैं ना, इतना स्थिति हम लोग खराब कर दी, इतना पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जिसके कारण इन्वायरमेंट पोल्यूशन वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये काफी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा सेशन। ठीक है, अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मॉडल सैंपल पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।